नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर एमटेट एग्जाम 2022 13 मार्च 2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ वो टॉपिक जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि आपका समय भी काफ़ी कीमती है और आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल निरंतर लगे हुए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न और प्रश्न के उत्तर के साथ भी आपको उत्तर भी दे रहे हैं, ताकि कुछ नए क्वेश्चन वहाँ से निकल भी पाएँ। तो भी आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख करके जाइएगा, क्योंकि टॉपिक आपके लिए और प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। जो प्रश्न आज देखने को मिला वो था कि भारत की जैव विविधता, ये जय लिखा गया है तो इसे आप अवॉइड कीजिएगा, तो जय ना होकर के ये जैव विविधता है। देखिए ये भारत की जैव विविधता, जो विश्व की जैव विविधता है उसका कितना प्रतिशत है। तो यदि हम बात करें तो भारत का जो भूमि क्षेत्र है विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन वैश्विक जातीय विविधताएं जो है वो यहाँ पर 8.1% देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पर्यावरण के अंतर्गत पूछा गया था। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था, धूम्रपान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यदि हम बात करें कि धूम्रपान से हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो हमारा होता है फेफड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर फेफड़ा जो होता है वो प्रभावित होगा मुख्य रूप से। उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ पर विकल्प में उत्तर फेफड़ा हो। और यदि मान लीजिए कि कुछ चीज़ें या विकल्प में शायद नहीं भी हो, तो देखिए कुछ और नए विकल्प भी यहाँ से तैयार हो जाते हैं। देखिए धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है वो खराब हो जाता है, पेट में अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ और भी लक्षण होते हैं, यानी कि फेफड़ा जो होता है वो तो होती ही है, पर साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मिल जाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और भी इसके बारे में लिखा है। आगे बात करेंगे बच्चों की अच्छी आदत जो होती है, बच्चों में अच्छी आदतें, ये खाना नहीं है, बच्चों में अच्छी आदतें मतलब विकसित करने में, यहाँ पर था विकसित करने में, या बच्चों में अच्छी आदतें उत्पन्न करने में हम कह सकते हैं, या सिखाने कह सकते हैं। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए यदि हम देखें तो बच्चा जो होता है वो अपने घर परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है ना, विद्यालय से सीखता है। तो निश्चित रूप से भूमिकाएं सभी की एक से अधिक कारकों की हो सकती है, पर यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा यदि भूमिका की बात की जाए तो बच्चा सबसे ज़्यादा अपने सर्वाधिक भूमिका अपने माता पिता और परिवार की ही होती है, क्योंकि वो सबसे पहले और प्राथमिक इन्हीं के बीच में रहता है। तो यहाँ पर मैं ये उत्तर अपने अनुसार बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर माता पिता और परिवार की होती है। आगे बात करें किशोर न्यायालय की जो स्थापना थी वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर किशोर न्यायालय की जो स्थापना है वो अधिनियम जो है वो है 2000, यहाँ पर 2000 होगा। और यदि बात की जाए, एक और नया प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि भारत का पहला किशोर न्यायालय जो था वो कहाँ पर कब स्थापित किया गया था। तो वर्ष 1927 में मुंबई में ये स्थापित किया गया पहला किशोर न्यायालय था। ये एक आपके लिए नया एडवांस प्रश्न है ना, यदि बात इससे आती है तो। ओजोन परत को संरक्षित रखने में किसकी भूमिका होती है। तो यहाँ पर हो सकते हैं कुछ और भी विकल्प हो, पर यहाँ पर उत्तर मैंने अपने अनुसार लिए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कारक हैं जो ओजोन परत को संरक्षित करने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कारक में यदि हम देखे जाएँ, कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे कि हम वाहनों का कम से कम प्रयोग किए, जिससे वाहनों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो हानिकारक होता है ओजोन परत के लिए। तो वाहन का कम प्रयोग करना ये भी उसको संरक्षित करने के उपाय में शामिल हो सकता है। कीटनाशकों के प्रयोग से बचना है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका कम उपयोग करना। साथ ही साथ वृक्षों की कटाई ना करें और जितनी ज़्यादा हो सके उतने वृक्ष लगाए जाए। रुई के गद्दों का प्रयोग करें, यानी कि फोम जो होता है वो भी ओजोन परत को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये कुछ कारक यहाँ पर आपको देने के प्रयास किए हैं, क्योंकि विकल्प हमारे पास क्लियर है नहीं कि क्या क्या विकल्प वहाँ पर थे। एक प्रश्न आपका पारिस्थितिक तंत्र से पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं है किस प्रकार का पूछा गया है। आगे बात करें प्रदूषण के सूचक से संबंधित भी प्रश्न आज के पर्यावरण में देखने को मिला है। और यहाँ पर जो लाइकेन है, तो लाइकेन जो है इनका प्रयोग जो होता है वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है। अब देखिए लाइकेन का कैसे होता है। तो यदि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के रूप में होता है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वायुमंडल में होती है, यह तो हम कह सकते हैं कि वायु बहुत ज़्यादा
प्रदर्शित होती है। और वायु जब ज़्यादा प्रदूषित होती है तो लाइकेन जो होता है इसकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य हो जाती है, यानी कि ये वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा और केवल हरे शैवाल ही पाए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि वायुमंडल में CO2 SO2 की जो सांद्रता है वो बढ़ गई है। SO2 की जब मात्रा कम होती है तो जो लाइकेन है इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर पोल्यूशन के और एयर पोल्यूशन के। चलिए आगे बात करते हैं। सतत विकास सम्मेलन जो था ये 2022 कब हुआ था? कुछ लोग बता रहे थे कि ये करंट क्वेश्चन आया था, है ना। तो आप पर्यावरण का जो अध्ययन है भाग है उसमें करंट जो टॉपिक है ना इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कि जो नए नए GK वाले जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स वाले वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो सतत विकास सम्मेलन यदि 2022 का प्रश्न हो तो यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि सतत विकास सम्मेलन जो 2022 था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यहाँ पर टेरी जो था टेरी में ये आयोजित किया गया था। और टेरी कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है और एक इंस्टीट्यूट है जो कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, इसे संक्षिप्त में हम टेरी कहते हैं। और यहाँ पर जो सभी आए हुए थे तो देखिए इस अवसर पर जो डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनादर, गुयाना के सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष और वगैरह वगैरह जो भी लोग ये यहाँ पर शामिल थे, आप इनके नाम देख सकते हैं, है ना। मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक मुख्य बात आती है कि इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था। तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो टेरी में आयोजित हुआ था तो ये इसके लिए मुख्य विषय क्या था? तो यह एक लचीला ग्रह की ओर, ये इसकी थीम थी, कहने का मतलब है। और एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, ये इसका विषय था, है ना। तो आपके लिए विषय महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए कि ये कब से कब तक रहा था तो यहाँ पर 16 से 18 फरवरी के बीच तक ये निर्धारित था, यानी कि 3 दिन का ये था। चलिए आगे बात करें। रामसर कन्वेंशन से भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर रामसर संधि जो है ये 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे और इसलिए इस प्रकार की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। समझौते में को रामसर संधि या आर्द्रभूमि संधि कहा जाता है। और ये जो संधि थी ये वर्ष 1975 में लागू हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से आया है, मैंने एक टॉपिक को यहाँ पर लिया है रामसर का। प्रश्न क्लियर नहीं था तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। और भारत में कहाँ कहाँ कितनी रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 46 के करीब में है, 46। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अवार्ड से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। लियोनेल मेसी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो देखिए यदि करंट ईयर की बात करें 19, 20, 21 की, तो इन्हें पिचिची ट्रॉफी जो थी ये पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर इनका जो पूरा नाम है वो है लियोनेल आंद्रेस मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर हम इनके देख सकते हैं ये विजेता रहे थे, है ना, वर्ष 2021, 20 और साथ ही साथ वर्ष 2019 में। तो यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो आपके निरंतर जारी हैं। उनसे 1, 2, 3 क्वेश्चन जो हैं वो प्रतिदिन आ रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी गई थी। हिंदी या संस्कृत वाले भाग में, दोनों में से किसी एक भाग में पूछी गई है ना। ये थोड़ा सा बिल्कुल मैं ध्यान से मेरे उतर गई कि किस में पूछी थी। तो स्पर्श व्यंजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, तो का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण माला में हमारे वर्ण होते हैं उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न CDP के अंदर पूछा गया था। जन्म के समय बच्चे में, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय बच्चे में जो 300 हड्डियों के आसपास हड्डियां रहती हैं और धीरे धीरे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हड्डियां जो होती हैं आपस में जुड़ने लगती हैं और बाद में धीरे धीरे उसके शरीर में वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां रह जाती है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है वो CDP के अंदर पूछा गया था। हिंदी में एक संधि पूछी गई थी जो कि थी सद्गुण की संधि पूछी गई थी। और सद्गुण की संधि यहाँ पर विच्छेद होगा सत धन गुण और संधि इसमें रहेगी व्यंजन संधि।
अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो गणित के अंदर देखें गणित में किस प्रकार के प्रश्न और टॉपिक जो थे वो पूछे गए थे। तो गणित आपका जो है इसमें अनुपात समानुपात जो है वो लगातार पूछा जा रहा है, हर दिन आ रहा है। पूरक संपूरक कोण से भी आज प्रश्न पूछे गए थे। त्रिभुज से संबंधित रेखाएं, त्रिभुज की जो रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उनसे संबंधित कुछ रेखाओं से संबंधित प्रश्न जो था वो पूछा गया था। सरलीकरण पर आधारित जो प्रश्न है वो भी लगातार आ रहे हैं और आज एलसीएम से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। औसत से संबंधित आपके 2 प्रश्न आज पूछे गए थे और बॉडमॉस के नियम पर आधारित प्रश्न जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। भिन्न से संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब पूरा तरह वो भिन्न में नहीं था पर उसी से संबंधित था। और यहाँ पर पाई चार्ट आपके लिए एक नई चीज़ इसमें शामिल हो रही है। अब देखिए पाई चार्ट जैसे कि किसी वर्ष में गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, इसकी खपत इतनी हुई तो इसका कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आज के पाई चार्ट के रूप में यहाँ पर मैथ्स वाले भाग में देखने को मिले हैं। लाभ हानि से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और आयु से संबंधित 2 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं। आगे बात करें यहाँ पर सीडीबी की, तो सीडीबी में मनोवैज्ञानिक के आधार पर यानी कि कुछ प्रश्न जो थे वो मनोवैज्ञानिकों से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें चॉम्स्की थे, यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया। स्किनर के सिद्धांत से संबंधित या स्किनर से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था और थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया। मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न आज के शिफ्ट में देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में, और वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न भी मिला। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न है, सिद्धांत है, उससे संबंधित प्रश्न मिला देखने को, और अधिगम से संबंधित प्रश्न जो है वो भी पूछे गए हैं। अवधारणा क्या होती है ये भी पूछा गया था। अब उसकी जैसे विकल्पों में शायद परिभाषाएं दे रखी हो या कुछ दे रखा हो, तो इस प्रकार का अवधारणा क्या होती ये भी पूछा गया था। और नवजात शिशु की हड्डियां कितनी होती तो ये हम देख ही चुके हैं फर्स्ट में। आगे बात करते हैं हिंदी की भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपका जो खड़क सिंह और उसका घोड़ा था सुल्तान नामक, इनसे संबंधित जो था ये एक गद्यांश आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो बाबा भारती वाला है, अपने पढ़ा हो, ध्यान हो आपको तो। और साथ बात करें तो ये पद्यांश जो था, तो पद्यांश में एक नई बात आपको देखने को मिल रही है, कल भी ये पूछी गई थी कि आपका जो पद्यांश आ रहा है ना, उसकी जो पंक्तियां हैं उनके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। और वो क्या है कि कहीं से भी उठाकर उन पंक्तियों को दे दिया है, चाहे बीच में से, शुरू में से, लास्ट में से, कहीं से भी, और उनके रचयिता का नाम भी पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसी रचनाएं भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा जो आपको थोड़ी सी ध्यान रह जाए, या उनको फोकस के साथ में थोड़ा सा जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा रचनाकार का नाम जरूर ध्यान रखें। आगे बात करें, पद्यांश के रचयिता का नाम हो गया, पर्यायवाची शब्द थे, अलंकार थे, प्रत्यय उपसर्ग जो थे वो भी आपके इसमें शामिल हैं, और विराम चिन्ह से संबंधित ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न भी मिले। साथ ही साथ भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न हिंदी पेडागोजी में पूछे गए थे। सद्गुण की संधि हम देख चुके हैं, व्यंजन संधि होगी सद्धन गुण, और एक आपका उदाहरण चिन्ह जो होता है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो थी वो भी काफ़ी ठीक ठाक थी, जैसे कोई कठिन नहीं था। वही आपके गद्यांश पद्यांश हैं, और साथ ही साथ विभक्ति हैं, कारक पूछे जा रहे हैं, संधि पूछी जा रही है, प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, और वचन भी पूछे जा रहे हैं। बात करें कुछ उपसर्गों की तो उपसर्ग भी इसमें पूछे जा रहे हैं, और धातु रूप और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी गई थी। तो स्पर्श व्यंजन हम देख चुके हैं कि जो 25 हमारे होते हैं ये स्पर्श व्यंजन इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो आज का यदि एनालिसिस देखा जाए तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने को मिली वो पर्यावरण वाले भाग में ही देखने को मिली, क्योंकि गेम्स से संबंधित और कुछ करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन जो है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं परीक्षार्थी को। और बाकी जिसका गणित स्ट्रांग है तो बाकी फिर उसके लिए सब कुछ वहाँ पर थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि पर्यावरण यदि परेशानी खड़ी करेगा तो बाकी चारों थोड़ा सा देख लेते हैं, पर जिसका गणित कमज़ोर होता है तो पर्यावरण में भी परेशानी हो जाती है और गणित में भी हो जाती है। तो फिर बाकी बचते हैं 3 यहाँ पर भाग, है ना, और उन तीनों में से कुल मिलाकर के इतने नंबर उसमें नहीं आ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं पेडागोजी के क्वेश्चन भी उसमें शामिल हैं, तो वो भी थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो आप गणित को, जिनका भी कमज़ोर है, तो आप थोड़ा सा गणित में इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके
जाइएगा ताकि आप ज़्यादा वहाँ पर परेशानी ना आपको हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एनालिसिस जो है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।